से कुछ देर पहले ब्रुसेल्स में अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का बड़ा बयान सामने आया है नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान। सोचिए, नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान, लेकिन उससे पहले हेग में नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा? उन्होंने 7 देशों से मुलाकात के बाद यह कहा कि किसी भी सूरत हाल में हमें हैवी वेपन्स यूक्रेन को देने ही होंगे। लेकिन अब बात अगर ब्रुसेल्स की करें तो लॉयड ऑस्टिन ने कह दिया है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद करता रहेगा, हमारी सप्लाई लाइंस कमजोर नहीं पड़ेंगी। द स्टेक्स आर टू हाई, ये लॉयड ऑस्टिन के शब्द थे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस जंग को और ज्यादा लंबा खींचने के मूड में है, इसीलिए शायद अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियार के साथ मौसम से लड़ने की भी मदद मिल सकती है, दूसरे रिसोर्सेज भी दिए जा सकते हैं। मगर रूस अमेरिका के इस स्टैंड से सख्त नाराज है। आज यूक्रेन की मदद करने वालों को लेकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के नाम रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की सबसे नई धमकी सामने आई है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चीफ ने कह दिया है कि 2 साल में यूक्रेन दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका को दी गई वार्निंग अमेरिका वॉर के बीच में ना आए। वैसे दिमित्री मेदवेदेव अमेरिकी हथियारों के रूस के खिलाफ इस्तेमाल को लेकर पहले ही न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। अभी तक नेताओं के बयान सामने आ रहे थे, लेकिन आज पोप फ्रांसिस ने भी रिएक्ट किया। पोप ने कहा कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए नेटो ने उकसाया। पोप फ्रांसिस के मुताबिक जंग का दायरा आगे बढ़ेगा और रूस यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का ही एक हिस्सा है। लेकिन जब बात न्यूक्लियर धमकियों की हुई तो इस दौरान ब्रिटिश मीडिया की तरफ से बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एटमी हथियारों के लिए पुराने न्यूक्लियर बेस तैयार कर रहा है रूस। बेलारूस में सोवियत के जमाने वाले न्यूक्लियर बेस एक्टिव किए जा रहे हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन से आगे अपने मिशन को बढ़ाएगा, क्योंकि पुतिन ये कह चुके हैं कि उनका मिशन एक बार फिर सोवियत संघ को बनाना है। लेकिन मिशन यूएसएसआर के लिए रूस को नए हथियार चाहिए और उन्हें रखने के लिए नए बेसिस भी। शायद इसीलिए अब पुतिन रूस से आगे अपने साथी मुल्कों की जमीन पर सोवियत के पुराने निशान ढूंढ रहे हैं, न्यूक्लियर माइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तारीख 10 जून 2022, जगह मॉस्को। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया की धुरी बन चुके राष्ट्रपति पुतिन रूस के युवाओं को एड्रेस कर रहे थे। रूस को आगे कैसे बढ़ाना है, कहां तक ले जाना है, इसके टिप्स दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान पुतिन ने वो बात कह दी जिसका सपना उन्होंने रूस की 14.5 करोड़ जनता को दिखाया। पुतिन ने कहा, अब यूक्रेन तक रुकने का सवाल ही नहीं, सोवियत का दौर वापस लाना है, रूसी साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। पीटर द ग्रेट ने 21 साल तक नॉर्दर्न वॉर वाली जंग लड़ी। दुनिया को ऐसा लग सकता है कि रूस के महान राजा ने स्वीडन के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने स्वीडन से कुछ लिया, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने स्वीडन से कुछ नहीं लिया, बल्कि जो रूस का था उसे वापस लिया। भले ही पूरा यूरोप उसे स्वीडन के नाम से जानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। दुनिया इन बयानों का मतलब अच्छी तरह समझती है। कोई इसे बाल्टिक देशों की तरफ रूसी एग्रेशन से जोड़कर देखता है, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब फिनलैंड और स्वीडन तक रूस की सेना जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या इस वक्त रूस अपने फुट सोल्जर्स को इतना आगे बढ़ाएगा या फिर न्यूक्लियर मिसाइलों से दुनिया को डराएगा? तो इसके जवाब कुछ रिपोर्ट्स के जरिए सामने आने लगे हैं। ब्रिटिश अखबार मिरर ने सनसनीखेज खुलासा किया, दावा किया है कि रूस ने अपने एटमी जखीरे के लिए नए सिरे से इंतजाम करना शुरू कर दिया। आशंका जताई गई कि पुतिन सोवियत के जमाने वाले एटमी बेस को रिस्टार्ट कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद कई और सवाल उठ खड़े हुए। क्या पुतिन अब सिर्फ एटम वाला रूट ही अख्तियार करेंगे? सोवियत वाले न्यूक्लियर बेस में एटम वर्ल्ड की तैयारी हो चुकी है। पुतिन का प्रोजेक्ट 369 फिर खुलेगी एटमी लाइन। क्या पुतिन का मिशन
यूएसएसआर शुरू हो चुका है। इन सवालों को डिकोड करने का रूट भी रिपोर्ट में बताया गया है। कहा जा रहा है कि इस बार रूस ने अपने नए हथियारों के लिए सोवियत जमाने वाले जिस बेस को एक्टिवेट किया वो रूस में नहीं बल्कि बेलारूस में। रिपोर्ट कहती है कि इसी जगह पर रूस अपने नए एटमी हथियारों को डिप्लॉय कर सकता है। दावे के मुताबिक बेलारूस के गोमेल इलाके में सोवियत के जमाने वाले जिटोविची न्यूक्लियर बेस को एक्टिव किया जा रहा है। सन 1959 से 1996 तक मिलिट्री यूनिट नंबर 42691 की निगरानी में यहाँ कई एटम बम मौजूद थे। रिपोर्ट कहती है कि रविवार को ही बंद पड़ी 369वीं मिसाइल रेजिमेंट फैसिलिटी का निरीक्षण भी किया जा चुका है। बेलारूस के हजुन नाम के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक न्यूक्लियर बेस पर हलचल काफी बढ़ चुकी है। बताया जाता है कि सोवियत संघ के जमाने में यहाँ ऐसी मिसाइलें तैनात हुआ करती थी जिनसे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे दर्जनों एटम बम दागे जा सकते थे। इसीलिए पुतिन ने शायद बेलारूस वाले प्लान को रिवाइव करने की कोशिश की है ताकि यहाँ पर सरमन, ग्यास और जिरकॉन जैसी ताकतवर मिसाइलों को तैनात किया जा सके। फिलहाल न्यूक्लियर बेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे तो लगता है कि यहाँ अभी काफी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, लेकिन सैन्य गतिविधि दिखाई देने लगी है। टेलीग्राम चैनल के मुताबिक बेलारूस के हेलीकॉप्टरों की एटमी बेस पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर्स ने मिलिट्री यूनिट 41738 से मिलिट्री यूनिट 42691 तक की उड़ान भरी। बेलारूस वाला ये न्यूक्लियर बेस लंदन से करीब 1900 किलोमीटर दूर है। 369वीं मिसाइल रेजिमेंट के लास्ट सर्विंग ऑफिसर के मुताबिक ये बेस विश्व विनाश को अंजाम देने के लिए काफी है। अब सवाल है कि रूस ने बेलारूस को क्यों चुना। पुतिन चाहते तो साइबेरिया में एक बार फिर अपनी मिसाइलों के लिए नए बेस तैयार कर सकते थे। तो इसका जवाब है बेलारूस और रूस की दोस्ती। पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पर भरोसा करते हैं। लुकाशेंको यूक्रेन की जंग में चट्टान की तरह पुतिन के साथ खड़े नजर आए हैं। पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर सैंक्शन की चोट तक कर दी, लेकिन बेलारूस की वफादारी पुतिन के प्रति अब भी कायम है और लुकाशेंको खुले तौर पर कह चुके हैं कि बेलारूस एक तरह से रूस का ही हिस्सा है। इसीलिए हो सकता है कि पुतिन वहां न्यूक्लियर बेस एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन इसकी रणनीतिक वजह भी है। कैलिनिनग्राद के बाद ये पश्चिमी देशों के लिए दूसरे नजदीक बेस के तौर पर काम करेगा। रूस और बेलारूस के बीच सीधी कनेक्टिविटी है, रेल रूट खुला हुआ है। अगर एटमी हथियारों को ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ा तो उन्हें आसानी से यहाँ लाया जा सकता है। बेलारूस में फरवरी को एक जनमत संग्रह हुआ था जिसमें यह तय हुआ कि रूस चाहे तो बेलारूस के एटमी बेसों को स्थायी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ एटमी हथियार तैनात कर सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स का मूवमेंट भी बेलारूस में शुरू हो चुका है। एक वक्त था जब बेलारूस के इस न्यूक्लियर बेस से दुश्मन देश थर-थर कांपते थे, क्योंकि यहाँ टोपोल जैसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती थी। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार से लैस RSG-10 पायनियर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी डिप्लॉय थी। मगर सन 1996 में बेलारूस ने अपने एटमी हथियारों को अलविदा कह दिया। सारे हथियार रूस को सौंप डाले, मगर रूस से नजदीकी कायम रहे। इसीलिए शायद संपूर्ण सोवियत का सपना पूरा करने के लिए पुतिन ने अपने ब्रह्मास्त्र को पुराने एटमी बेस में तैनात करने का फैसला कर लिया।